बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर, हाउ आर यू? आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है डी मार्ट्स का टॉपिक। एज द नेम इंडिकेट, दीज आर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये पिछले टॉपिक से हमारा कनेक्टेड है। यू कैन रिकॉल कि हम लोग एनसेड्स पढ़ रहे थे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और पर्टिकुलरली हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ऑटो इम्यून डिजीज़ और इन्फ्लेमेशन के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। तो आर्थराइटिस के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो एक ग्रुप है वो है डीमार्ट्स का, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स का। और आप इसको देख सकते हैं कि ये डी मार्ट्स जो हैं ये बेसिकली एनसेड्स के साथ भी आप लोग दे सकते हैं और एनसेड्स के बाद भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बच्चों आप लोग देखो कि ये मैंने एक पिक्चर डाली हुई है यहाँ पर, और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट की है। यू कैन सी कि किस तरह से बोन्स और किस तरह से जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जो कि हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेमेशन के अंदर बेसिकली और पर्टिकुलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है और जो साइनोवियल फ्लूइड होता है बिटवीन द जॉइंट्स वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो अब आओ देखते हैं कि व्हाट इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। आई एम पिकिंग अ पेन फॉर यू। डीमार्ट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ वो ये कि दीज एजेंट्स स्लो डाउन द कोर्स ऑफ डिजीज, दे कैन इंड्यूस रिमिशन एंड दे प्रिवेंट द फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ ज्वाइंट और उसके साथ जो अटैच टिश्यूज हैं, कार्टिलेज है। लेकिन ये बात याद रखना स्टूडेंट्स कि ये डीमार्ट्स डिजीज़ को कभी भी एलिमिनेट नहीं करते। दे कैन नेवर एलिमिनेट द डिजीज़। इफ़ यू थिंक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में RA बोलूँगी, वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, so when a patient is diagnosed with RA, DMARDs should be started within 3 months to help stop the progression of disease at the earlier stages. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स की। और इनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, हम इनको नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में डालेंगे। नॉन बायोलॉजिकल्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, स्पेशली मिथोट्रेक्सेट मेन स्टे है यहाँ का, एजाथायोप्राइन, साइक्लोस्पोरिन, ये वो ड्रग हैं जो कैंसर में भी यूज़ होती हैं ना। क्योंकि इन्फ्लेमेशन में बेसिकली क्या होता है, ये साइटोकाइंस और मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स और ये सब जो हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले अपने क्लासेस में भी कि ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और इनकी अगर ओवर एक्टिविटी हो जाए, जैसा कि RA में होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, तो फिर हमें उसको स्टॉप करना होता है। ठीक है, और सल्फासैलाजीन है, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड। इसके बाद आप सेकेंड ग्रुप बायोलॉजिकल एजेंट्स का डाल सकते हैं। और पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं कि डीमार्ट्स आपके यही एजेंट्स हैं। लेकिन RA की अगर हम बात करें तो वहाँ आपके पास कुछ बायोलॉजिकल थेरेपीज भी हैं। स्पेशली मैं आगे डिस्कस करूंगी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर और इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट हैं। इसमें ईटेनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, डेलिमोमैब, ठीक है, रिटुक्सीमैब, आगे बहुत सारे एजेंट्स हैं। और एनाकिंड्रा वो एजेंट है जो इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट है। ठीक है, और ये एडजुवेंट ड्रग्स आप एनसेड भी दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं जैसे कि प्रेडनिसोलोन वगैरह है। ठीक है, बट मेनली वी विल फोकस टुवर्ड्स डीमार्ट्स और उसके बाद फिर हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। चॉइस ऑफ ड्रग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नो वन डीमार्ट इज एफिकेशियस एंड सेफ इन एवरी पेशेंट and trial of several different drugs may be necessary. Monotherapy you can initiate with any of the DMARD, especially methotrexate से ही अक्सर कर रहे होते हैं, लेकिन और भी एजेंट्स हैं जो methotrexate को बहुत इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। ठीक है, और वो पेशेंट जिनकी मॉडरेट टू हाई डिजीज़ एक्टिविटी है वहाँ पर यूजुअली इनएडिक्वेट होगी मोनोथेरेपी, तो हम कॉम्बिनेशन देते हैं डीमार्ट का। और वो कॉम्बिनेशन यूजुअली क्या करते हैं कि मीथोट्रेक्सेट के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि मीथोट्रेक्सेट मेन स्टे है डीमार्ट्स का। तो मीथोट्रेक्सेट के साथ हम जो
आपके बायोलॉजिकल्स हैं जो बेसिकली एंटी टीएनएफ ड्रग्स हैं, उसमें एडेलीमोमैब या सर्टोलिजुमैब, इटैनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, इनमें से कोई भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और जिनकी डिज़ीज़ बहुत ही इस्टेब्लिश्ड हो जाए, बहुत एडवांस्ड है अगर उसकी आरए की कंडीशन, तो वहाँ फिर आप बायोलॉजिकल थेरेपीज़ पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एबेटासेप्ट है, रिटुक्सिमैब है, इन एजेंट्स को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आप इनको 3 कैटेगरीज में चॉइस ऑफ ड्रग को ले जा सकते हो कि पेशेंट की जो एक्टिविटी है या आरए की जो कंडीशन है, वेदर वो इनिशियल स्टेज पर है, वेदर वो मॉडरेट टू हाई है, या वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। आइए जनाब, अब हम मिथोट्रेक्सेट को देखते हैं। और मिथोट्रेक्सेट जो है, इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक एंटी कैंसर ड्रग भी है, बट ये अलोन या कॉम्बिनेशन में दिस इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इन पेशेंट, पर्टिकुलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट का ये मेन स्टे है। और अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो दिस इज़ अ फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट which particularly inhibits the cytokine production and purine nucleotide biosynthesis। आपको पता है ना कि प्यूरिन और पायरिमिडीन दो तरह के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तो ये बेसिकली जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है, ये उसको उसकी बायोसिंथेसिस को, और साइटोकाइन जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी एक मीडिएटर है, इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है, ये बेसिकली इन दोनों को ब्लॉक करती है, ठीक है। और इसका एक्शन इम्यूनोसप्रेसिव भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव है तो आप उसको कैंसर में यूज़ कर सकते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो आप इसको इन्फ्लेमेशन में यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली आरए में, या जो आप सोरियाटिक आर्थराइटिस की बात करें। और एक और ख़ास बात ये कि कैंसर के मुकाबले में यहाँ डोजेस कम होती हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स आता है 3 to 6 वीक्स ऑफ स्टार्टिंग ट्रीटमेंट में। और डीमार्ट्स जो है इसकी इफ़ कैन बी एडेड टू द मिथोट्रेक्सेट, और डीमार्ट्स का आप कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मैक्सिमम डोज ले जाने तक भी, ठीक है। और आरए में इनका इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते होते आपको फिर भी 3 2 वीक्स लग जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आपके साथ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करूँ बच्चों, तो आप ये देखें कि ये मेथोट्रेक्सेट है, और ये मेथोट्रेक्सेट पॉलीग्लूटामेट में जब कन्वर्ट होती है तो डाईहाइड्रोफोलेट, DHF का मतलब है डाईहाइड्रोफोलेट, दिस इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। और यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होता है, एक कलर में चेंज कर लूँ आप लोगों के लिए, और उस एंजाइम का नाम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। क्या नाम है? DHFR, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये मेथोट्रेक्सेट बेसिकली ब्लॉक करती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग DHFR, dihydrofolate reductase. As a result, this dihydrofolate cannot be converted into tetrahydrofolate, यानी कि फोलिक एसिड ना। टेट्राहाइड्रोफोलेट बेसिकली फोलिक एसिड की वो एक्टिव फॉर्म है जो कि बच्चों आगे रिक्वायर्ड होती है फिर प्यूरिन की जो बेसिस होती हैं या साइटोकाइंस के प्रोसेसेस में। तो ये मेन आपका जब टेट्राहाइड्रोफोलेट ही यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है तो फिर आगे इन्फ्लेमेशन के जो प्रोसेस हैं या जो ऑटोइम्यून प्रोसेसेस होते हैं वो ज़रा सप्रेस हो जाते हैं। समझ आ रही है ना बच्चों ये? तो अगर इन केस इनमें कोई क्वेश्चंस आप लोगों का बनता जा रहा है तो वो आप राइट डाउन कर लें, हम उसको अपने इंटरेक्टिव सेशन में भी इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसके हवाले से ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर ख़ास बात यह है कि इनके जो एडवर्स इफेक्ट हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। अल्सरेशन का प्रॉब्लम या साइटोपिनियास, पर्टिकुलरली WBC काउंट कम हो जाती है। ज़ाहिर है कि जब वो इफ़ेक्ट ही उन्हीं चीज़ों पर कर रही है, प्यूरिन्स की सिंथेसिस, और प्यूरिन आगे फिर तमाम WBCs और ये जो मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स हैं इनमें इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन आपने अगर सिवियरिटी को कम करना है तो ल्यूकोवॉरिन अभी आती है, और फोलिनिक एसिड जो है उसको आप डेली दे सकते हैं मेथोट्रेक्सेट के साथ, जो कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स को या एडवर्स इफेक्ट को कम करती है, ठीक है। ख़ास बात यह है कि भाई आपको कंप्लीट ब्लड काउंट और लिवर एंजाइम्स जो हैं उनको लाजमी चेक करते रहना है इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन द मेथोट्रेक्सेट थेरेपी, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और आपको पता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी एक एंटी मलेरियल एजेंट है, बट दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन आर ए, स्पेशली जो अर्ली और माइल्ड आर है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज कंबाइंड विद मेथोट्रेक्सेट। और ये तो आपको पता ही है कि ल्यूपस और मलेरिया में ये एजेंट यूज़ होता है। इसका मैकेनिज्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में अभी तक अननोन है बच्चों। और इसका इफेक्ट भी 6 वीक से लेकर 6 मंथ्स तक चला जाता है ऑनसेट ऑफ इफेक्ट। क्योंकि देखो ये ड्रग्स का इफेक्ट फ़ौरन नहीं आ जाता है, ठीक है, इट टेक्स टाइम। they are acting at the level of the cytokines, at the level of DNA, at the level of RNA, so definitely they will take time, ठीक है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हैज़ लेस इफेक्ट्स ऑन द लिवर एंड इम्यून सिस्टम देन अदर डीमार्ट्स। हाउएवर इट कैन कॉज ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी इंक्लूडिंग रिवर्सिबल रेटिनल डैमेज एंड कॉर्नियल डिपॉजिट्स, ठीक है बच्चों। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है हमारे पास, और वो है लेफ्ल्यूनोमाइड। लेफ्ल्यूनोमाइड एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट है, and this can cause cell arrest of autoimmune lymphocyte through its action on dihydroorotate dehydrogenase. Dihydroorotate dehydrogenase is an enzyme। आपको पता चल रहा होगा जब एंड में ASE आता है तो वो क्या है बेटा, वो एंजाइम है। एक्टिवेटेड प्रोलिफरेटिंग लिम्फोसाइट रिक्वायर कांस्टेंट DNA सिंथेसिस टू प्रोलिफरेट, ये तो पता है ना आपको। Pyrimidine and purine are the building block of DNA, and dihydroorotate dehydrogenase जो कि एक एंजाइम है, ये पायरिमिडीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। एंड आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये लेफ्ल्यूनोमाइड क्या करता है, एक रिवर्सिबल इनहिबिटर बन जाता है इस एंजाइम का। कैसे, लेट्स सी। ये देखो, ये है एक डी नोवो पाथवे ऑफ लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। यहाँ पर आप देखें कि ये डाईहाइड्रोओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो कि रिक्वायर्ड है मस्ट पायरिमिडीन पूल के लिए या पायरिमिडीन्स को बनाने के लिए। और पायरिमिडीन कहाँ चाहिए आपको, फर्दर RNA DNA बनाने के लिए, जो कि लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन के लिए ज़रूरी है। जाहिर है कि लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में। अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो इन्फ्लेमेशन को या ऑटोइम्यून डिजीज़ को RAA में आप डिक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लेफ्ल्यूनोमाइड। ये लेफ्ल्यूनोमाइड जब आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव फॉर्म में बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और उस एक्टिव फॉर्म को हमने नाम दिया A771726 का, ठीक है। और ये बेसिकली इस डाईहाइड्रोओरोटेट को ब्लॉक करती है, ठीक। और इस तरह से ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट है। लेफ्ल्यूनोमाइड के बारे में आप ये याद रखें कि हम इसको मोनोथेरेपी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको मेथोट्रेक्सेट के साथ कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। और कॉमन एडवर्स इफेक्ट आप याद कर लें, हेडेक, नोजिया और ये फ्लू लाइक सिम्टम, हाइपोकेलेमिया, ये सब हो सकता है। और लिवर डिजीज़ में दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, जितने भी डीमार्ट्स हैं ना, एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑल दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास माइनोसाइक्लिन। और माइनोसाइक्लिन बेसिकली एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। आगे अब तुम लोग इंशाल्लाह कैंसरस एजेंट पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे, लेकिन ये एक डीमार्ट्स भी है। जाहिर है कि डीमार्ट्स वो एजेंट है जो अभी मैंने बिल्कुल अपनी फर्स्ट स्लाइड में बताया ना तुम लोगों को, कि बच्चों डीमार्ट्स वो एजेंट हैं जो ऑटो इम्यूनिटी को डिक्रीज़ करें, रिमिशन जो है उसको प्रोलॉन्ग करें, और ऑटो इम्यूनिटी को कम करें। अगर कोई भी एजेंट ऐसा काम कर रहा है ये, तो हम किसी भी क्लास से हो हम उसको डीमार्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और जनरली हम इसको फर्स्ट लाइन थेरेपी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एज ए मोनोथेरेपी या कॉम्बिनेशन दोनों ही सूरतों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर डीमार्ट्स जो हैं वो अलोन या कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। एक और एजेंट है हमारे पास और वो है सल्फासैलाजीन। सल्फासैलाजीन भी अर्ली और माइल्ड कंडीशंस में यूज़ होता है, और आपको इसकी जो ऑनसेट एक्टिविटी है 1 to 3 मंथ्स में मिलेगी, लेकिन ल्यूकोपीनिया के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। अभी तक इसका मैकेनिज्म RA में क्लियर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपको पता है कि ये बेसिकली डीमार्ट्स नहीं है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, और ये पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं
जो कि RMA सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए या जब तक के डीमार्ट्स क्योंकि प्रोलॉन्ग टाइम के बाद एक्शन देते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते तो ब्रिज का काम ज़रूर करते हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ में आपको पता है कि स्टेरॉइड्स हैं तो उनके एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा होंगे, उसको आपने प्रिवेंट करना है, ठीक है, उसका ख्याल रखना है। चलें भाई, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बायोलॉजिक थेरेपीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक। और ज़्यादातर ये जो एजेंट्स हैं ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा के इनहिबिटर्स हैं। आई कैन पिक अ पेन फॉर यू, TNF अल्फ़ा और इंटरल्यूकिन 1, ये दोनों आपको पता है कि ये बेसिकली प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, ठीक है। बोथ आर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ RL, और ये सीक्रीट होंगे जब साइनोवियल मैक्रोफेजेस से, तो ये दोनों साइनोवियल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे टू proliferate and synthesize the collagenase, thereby degrading the कार्टिलेज को डिग्रेड करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बोन रिसॉर्प्शन को, ठीक है। बोन रिसॉर्प्शन समझते हो, बोन को डिसॉल्व करना, बोन की डिसॉल्व, मिनरल डिसॉल्व होने लगते हैं बोन में से, एंड इनहिबिट द प्रोटियोग्लाइकिन सिंथेसिस। और प्रोटियोग्लाइकिन भी आपको पता है कि एक ऐसी प्रोटीन है जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड के साथ लिंक हुई भी होती है और आपके कार्टिलेजेस को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वाली चीज़ें, यानी अगर प्रोटियोग्लाइकिन इनहिबिट हो जाए, बोन रिसॉर्प्शन होने लगे, कार्टिलेज डैमेज होने लग जाए, और ये सारा का सारा काम कोलेजिनेज की वजह से हो रहा था, और कोलेजिनेज जो हैं उनको ये इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा स्टिमुलेट करवा रहे होते हैं। तो ये एजेंट्स बेसिकली प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, ठीक है, और पैथोजेनेसिस ऑफ RA में इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से एजेंट्स हैं? अच्छा, आपके पास एडालिमोमैब, सर्टोलिजुमैब, ईटेनरसेप्ट, गोलीमोमैब, इन्फ्लिक्सीमैब, ये सब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर है। इंटरल्यूकिन 1 का जो एंटागोनिस्ट है वो अभी तक एक ही है और वो हमारे पास एनाकिंड्रा है, ठीक है। आगे उसको भी डिस्कस करेंगे और ये सब आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये वही है कि ये रिड्यूस करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज एंड इम्प्रूव फिजिकल फंक्शन, क्लिनिकल रिस्पॉन्स आपका आ जाता है विद इन 2 वीक्स। ओके, तो यहाँ तक आई होप सो कि बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ज़रा मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के बारे में बता दूँ कि ये एक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स रेंज ऑफ सिग्नलिंग इवेंट विद इन द सेल लीडिंग टू नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस. Protein is also important for resistance to infection and cancers, ठीक। और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स जो हैं हमारे पास, जो कि बायोलॉजिकल थेरेपीज हैं जो बेसिकली इसको ब्लॉक कर रही हैं, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। TNF अल्फा इनहिबिटर कैन बी एडमिनिस्टर्ड विद एनी ऑफ द अदर ड्रग्स ऑफ RA except for non-TNF biologic therapies. Why? Because of increased risk of infection. देखो, अभी मैं आगे तुम लोगों को बताऊंगी कि ये तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल्स हैं। जो आपके पास नॉन ऐसे बायोलॉजिकल्स जो TNF के थ्रू काम नहीं करे, जो TNF को ब्लॉक नहीं करते बल्कि दूसरे मैकेनिज्म्स के जरिए काम करें, उनके साथ आप इसको एडमिनिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। Patient receiving tumor necrosis factor alpha inhibitor are at increased risk for infection जैसा कि tuberculosis, sepsis, fungal opportunistic infections and pancytopenia. अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों है बेटा? यस, ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो है वो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है। एक नॉर्मल फिनोमेना भी होता है इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी का, और जब आप ये मैक्रोफेजेस और WBCs और इन तमाम चीज़ों को सप्रेस करेगा तो आपको पता है कि आपके जो बॉडी के फाइटर सेल्स होते हैं, जो गार्ड सेल्स होते हैं और जो सोल्जर सेल्स होते हैं वो WBCs हैं। जब आप उनको सप्रेस करने जा रहे हो तो फिर आप ये जहन में रखें कि देयर वुड बी इंक्रीज्ड रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। Similarly, these agents should be very cautiously administered to the patient with heart failure क्योंकि ये उसको भी बहुत ज़्यादा वर्स कर सकते हैं।
और रिस्क ऑफ लिम्फोमा और अदर कैंसर्स जो हैं वो भी इनके साथ इंक्रीज़ हो सकता है अगर आप ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर को यूज़ करें, क्योंकि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा खुद अभी मैंने पहले बताया कि कैंसर को बचाता है, कैंसर के लिए रेजिस्ट करता है। तो जब आप ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ही को ब्लॉक करेंगे ना, तो फिर लिम्फोमा या कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल ड्रग्स के लिए मैंने एक हैंड आउट शेयर किया है, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा का, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है आपके साथ। अब इसके लिए हमारे पास वो हैं इंडिविजुअल ड्रग्स भी हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, और वो हैंड आउट मैंने एलएमएस के ऊपर डाल भी दिया है। उन इंडिविजुअल ड्रग्स को हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वो हैंड आउट जो इंडिविजुअल ड्रग्स पर है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर पर। पहला एजेंट एडेलिमोमैब है। एडेलिमोमैब रिकॉम्बिनेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को बाइंड कर लेता है, और जब ये इसके साथ बाइंड कर लेगा तो फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा और उसको उसके सेल के रिसेप्टर्स के साथ, सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं, बाइंड नहीं होने देगा, ठीक है। और आप ये पढ़ लीजिएगा ये कि ये कहाँ कहाँ इंडिकेटेड है, किन किन डिजीज़ में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये सब क्रोन डिजीज़ वगैरह में ये आप इंडिविजुअल, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेनेशन वाली नहीं हैं, और कब इनके इफ़ेक्ट्स आते हैं ये चीज़ें आप पढ़ लें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने भी एंटी टीएनएफ एजेंट्स हैं, ये देखो, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, ठीक है। और आप ये देखें कि जितनी भी एंटी टीएनएफ ड्रग्स हैं वो यूजुअली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे अडेलिमोमैब या इन्फ्लिक्सीमैब। ये देखें, एंटीबॉडी का यही स्ट्रक्चर होता है ना, वाई शेप। और जो इटेनरसेप्ट है वो सॉल्युबल टीएनएफ रिसेप्टर फ्यूजन प्रोटीन है। तो बेसिकली ये बाइंड कर लेती हैं इस टीएनएफ के साथ जो मैंने अभी आपको बताया। अब इस टीएनएफ ने, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ने, ये जो टीएनएफ के रिसेप्टर्स हैं इनके साथ बाइंड करना था, लेकिन ये यहाँ पर आके इसको बाइंड होने नहीं देती, क्योंकि ये खुद सेल सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं ना उनके साथ बाइंड हो जाता है। तो जब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जो कि एक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, बाइंड ही नहीं हो सकेगा, तो एज ए रिजल्ट इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, टिश्यू डैमेज नहीं होगा, ठीक है। और पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास सर्टोलिजुमैब पेगोल, और ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि ये भी उसी तरह से एक ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी है। ये भी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के एक्शंस को ब्लॉक कर देता है, और ये पेगाइलेटेड फॉर्म यानी पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल के साथ अक्सर दिया जाता है, और सबकुटेनियस दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एजेंट में आपके पास इटेनरसेप्ट है। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, सॉल्युबल रिकॉम्बिनेंट फुल्ली ह्यूमन रिसेप्टर फ्यूजन प्रोटीन है, जो कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के साथ बाइंड करके अगेन जो सेल सरफेस पे टीएनएफ अल्फा के रिसेप्टर हैं उससे बाइंड नहीं होने देती है, ठीक है। और ये मेथोट्रेक्सेट के साथ दे सकते हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा इस हैंड आउट को। सबकुटेनियस देते हैं ट्वाइस अ वीक। इसके अलावा गोलीमूमैब है। गोलीमूमैब भी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को ही ब्लॉक करता है, सेल्फ सरफेस पे जो रिसेप्टर हैं उनसे बाइंड नहीं होने देता। हेपेटिक एंजाइम्स को ये इंक्रीज कर सकता है। इन्फ्लिक्सीमैब की अगर बात करें तो ये एक काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। काइमेरिक का क्या मतलब होता है भाई? जो डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट ओरिजिन से बनाई जाए ना, तो आप देखें इसमें ह्यूमन भी है और म्यूरिन रीजन्स भी हैं, ठीक है। तो उसे आप कहते हैं काइमेरिक। तो ये काइमेरिक है, सिर्फ ह्यूमन से नहीं है बल्कि दूसरे ऑर्गन्स से भी बनाई गई है। और इसका इफेक्ट वो ये है कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को ये बाइंड नहीं होने दी, और आप इसको इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन के तौर पर दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एजेंट है बच्चों हमारे पास अब रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए नॉन टीएनएफ बायोलॉजिकल थेरेपीज। अभी तक तो हमने वो एजेंट पढ़े जो टीएनएफ को ब्लॉक करें। अब हम देखते हैं जो टीएनएफ को ब्लॉक नहीं करेंगे, जैसे कि एबेटासेप्ट है। देखो, अगर आप टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो दे नीड टू इंटरेक्शन टू बिकम एक्टिवेटेड। एक तो उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चाहिए होता है, ठीक है। इम्यूनिटी पढ़ी है ना आप लोगों ने अपनी पिछली क्लास में, जैसा कि मैक्रोफेज हैं या बी सेल्स हैं, उनको मस्ट है कि वो टी सेल्स के रिसेप्टर से इंटरेक्ट करें, ठीक है। एक चीज़। दूसरी बात यह कि CD80 और CD86 प्रोटीन जो कि
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर होती है that must interact with CD28 प्रोटीन ऑन द टी सेल्स, ये काम लाजमी चाहिए होता है। एबेटासेप्ट जो कि सॉल्युबल रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन है, ये compete करती है CD28 से फॉर बाइंडिंग ऑन CD80-86 प्रोटीन, ये उसके बीच में रुकावट डाल देती है, ब्लॉक कर देती है, इस तरह टी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाते। ठीक है, और वो इस एजेंट को आप यूज़ कर सकते हैं मॉडरेट या सिवियर आरए में, अगर पेशेंट डीमार्ड या टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर को रिस्पॉन्स ना कर रहा हो तो। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा कि इसका रूट क्या है और इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। रिटुक्सीमैब जो है, बी लिम्फोसाइट्स are derived from the bone marrow and are necessary for efficient immune response. RMA B cells can perpetuate the inflammatory process in synovium. ज़ाहिर है बी सेल क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं टी लिम्फोसाइट को, एंटीबॉडीज और यूमेटॉइड फैक्टर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसा कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा या इंटरल्यूकिन 1 को ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस सूरत में रिटुक्सीमैब क्या करती है? रिटुक्सीमैब एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड काइमेरिक म्यूरिन ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और अगेन CD20 एंटीजन जो कि मेलिग्नेंट बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे होते हैं, ये उनके अगेंस्ट टारगेट करती है और बी सेल्स की ही डिप्लीशन करा देती है। तो जब बी सेल की डिप्लीशन होगी बच्चों, तो ये देखो कि ये जो तीनों काम हो रहे थे ना, ये नहीं होंगे, तो टी सेल्स ऑटोमेटिकली सप्रेस होंगे, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन सप्रेस होंगे। ठीक है, और ये आप पढ़ लीजिएगा कि इंट्रावेनस देते हैं एवरी 64 टू 24 वीक्स देते हैं इनको। एंड नेक्स्ट इज टोसालिजुमैब। ठीक है, टोसालिजुमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है दैट इनहिबिट इंटरल्यूकिन 6 एक्शंस ऑफ इंटरल्यूकिन 6 बाय ब्लॉकिंग इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर्स। ठीक है, उनके इंटरल्यूकिन 6 के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको बेसिकली ब्लॉक करती है और आप इनको आईवी इन्फ्यूजन में दे सकते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इफेक्टिव है। अच्छा, मैं जो पहले बात करी थी एनाकिंड्रा की, वो इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर की बात करी थी, और ये बात ध्यान में रखना कि ये भी इंटरल्यूकिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, लेकिन ये IL-6 एंटागोनिस्ट है, इंटरल्यूकिन 6 को ब्लॉक करता है। ठीक है, बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स हैं ना जो अपना अपना एक्शन दे रहे हैं, लेकिन इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अभी तक सिर्फ हमारे पास एनाकिंड्रा ही है। एनाकिंड्रा जो है ये भी IL-1 के रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, क्योंकि इंटरल्यूकिन 1 इज इंड्यूस्ड बाय इन्फ्लेमेशन स्टिमुलाई एंड मीडिएट अ वैरायटी ऑफ इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज एंड स्टिमुलेशन ऑफ बोन रिसॉर्प्शन। इंटरल्यूकिन 1 ना सिर्फ ये कि कार्टिलेज को डैमेज करता है, बल्कि बोन रिसॉर्प्शन को भी स्टिमुलेट कराता है। तो एनाकिंड्रा क्या करता है कि ये इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, और ट्रीटमेंट इसका मॉडेस्ट रिडक्शन इन साइन एंड सिम्टम ऑफ मॉडरेट टू सिवियर आरए में इफेक्टिव है उन पेशेंट्स में जो दूसरे डीमार्ट्स को फेल हो जाएं रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन इस एजेंट को जहन में रखना है कि ये न्यूट्रोपीनिया के साथ एसोसिएटेड है, और इसीलिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो इनफ्रीक्वेंट है, ख़ास तौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ न्यूट्रोपीनिया। Okay students, go through it. If you have any of the question, please note it. You can ask me, और हम अपने लाइव सेशन में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।